नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं डीएलएड प्रीवियस ईयर का पार्ट थर्ड सॉल्व कराएंगे इसको, पार्ट थर्ड को। इससे पहले इसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले पार्ट में 50 प्रश्न सामान्य अध्ययन के और 50 प्रश्न रीजनिंग के हम लोगों ने कवर किए थे। उसके बाद पार्ट 2 में हमने गणित के 50 जो प्रश्न होते हैं वो सॉल्व कराए। और आज हम बात करेंगे पेडागोजी की, चाइल्ड साइकोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके भी 50 प्रश्न इसमें होते हैं। आज हम उनकी बात करेंगे कि वो प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो इससे पहले अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो दोस्तों आप वो वीडियो ज़रूर देखिए। आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगा कि डीएलएड के पेपर में कैसे आता है एग्ज़ाम, कैसा होता है, उसका लेवल क्या होता है, गणितीय क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, और गणित के प्रश्न जो होते हैं वो किस लेवल के होते हैं और कहाँ-कहाँ से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के प्रश्न कहाँ-कहाँ से और कैसे-कैसे पूछे जाते हैं। और ये ज़ाहिर तौर पर ये जो श्रृंखला है पूरी सॉल्व पेपर की 3 पार्ट की, ये उन सब अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो 2020 की डीएलएड की परीक्षा में अपीयर होने वाले हैं, 2020 की परीक्षा देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम लोग कवर करेंगे 50 प्रश्न चाइल्ड साइकोलॉजी के। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, विद्यार्थियों का सर्वोत्तम मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको सस्टेनेबल मार्किंग कहते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये प्रश्न कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, अध्यापक उसको युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। ऐसा करने से क्या होगा, मनोबल अगर प्रोत्साहित रहेगा बच्चे का तो बच्चा पढ़ाई में ध्यान भी देगा और अध्यापक की बातों को ध्यान से भी सुनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें, नेक्स्ट हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हों, तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। तो अध्यापक के रूप में जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कार्यशालाएं किसके लिए आयोजित की जाती हैं। जो वर्कशॉप होती है वो किसके लिए आयोजित की जाती हैं। तो वर्कशॉप जो होती है वो प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए की जाती हैं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र या तो प्रतिभाशाली हैं या फिर धनी परिवारों के हैं, बनावटी व्यवहार करते हैं या कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, छात्र प्रतिभाशाली हैं, इसीलिए जो है वह बहुत जानने की इच्छा रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए हुए कार्य पर ध्यान नहीं देता है, तो वह किस प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। तो ऑप्शन ए है इसमें, समायोजनात्मक समस्या, श्रव्य समस्या या बहरापन, दृश्य समस्या या उपरोक्त समस्या। तो क्योंकि वो आंखों पे उसके जोर पड़ रहा है तो वह दृश्य समस्या होगी उस छात्र की, इसलिए वो आंखें बार बार रगड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षक होने पर मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो उच्च परिवार से संबंधित हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुंदर या आकर्षक हों, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज्ञाकारी हों, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कक्षा में क्रियाशील होना चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कक्षा में अगर कोई बच्चा एक्टिव है तो जो टीचर्स होते हैं वो ऐसे बच्चों को पसंद करते हैं जो कक्षा में क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न विधियों में शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जिसमें कि हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। तो ऐसी क्वेश्चन आंसर प्रश्नोत्तर जो विधि होती है उसमें हम छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन है, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है, पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। ऑप्शन सी है, पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती हैं। ऑप्शन डी है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग शामिल नहीं होते। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो एक अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे अगर छात्र उपस्थित नहीं है। तो
ऑप्शन ए है, इसमें छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे। जरूरी नहीं है ना कि छात्र की अनुपस्थिति के लिए छात्र दोषी हो। ऑप्शन बी है, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे। ऐसा भी नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी है, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग करने के बारे में सोचेंगे। अब जब बच्चा अनुपस्थित है या छात्र अनुपस्थित है तो आप क्या रुचिकर विधियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वो तो है ही नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आप जानने की कोशिश करेंगे कि जो छात्र है वो अनुपस्थित क्यों है, और अगर आपके वश में है तो आप उसको दूर करने की भी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो, छात्र कैसे अध्यापकों को पसंद करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, छात्र उन अध्यापकों को पसंद करते हैं जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। ऑप्शन ए, शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति या सख्त कठोर अनुशासन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन है, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहें तो अध्यापक को चाहिए कि वह उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहे, संक्षेप में अपने बारे में बताए, इस मांग की उपेक्षा करे तथा पढ़ाना शुरू करे, इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटे। तो दोस्तों अध्यापक को चाहिए कि वो संक्षेप में अपने बारे में बताए, क्योंकि बच्चे जानना चाहते हैं तो बताना चाहिए कि अपना परिचय अपने बारे में संक्षेप में बच्चों को बताना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है वह है, बच्चों में नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक, ऑप्शन ए है, बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं की बात करे। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है स्वयं उन पर आचरण करे। अगर हम नैतिक मूल्यों को प्रभावी रूप से विकास करना है तो पहले जो अध्यापक है उसे स्वयं उन मूल्यों पर आचरण करना होगा, आचरण करके दिखाना होगा, तभी बच्चे जो है उस चीज़ को अपने अंदर ढाल पाएंगे, अपने अंदर ले पाएंगे उन नैतिक मूल्यों को। अगला प्रश्न है, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंद बुद्धि और कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? तो ऑप्शन ए है, शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंद बुद्धि छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाएं, और इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो है शिक्षण के स्तर को नीचा रखना ताकि प्रत्येक छात्र समझ सके, शिक्षण को मध्यम स्तर पर रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक नीरस ना लगे, और मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। तो इसका, और इसके बाद ऑप्शन है इसमें, ये तो थे इसके 4 बिंदु थे, उसमें से कौन कौन से इसमें से बेहतर होंगे? तो ऑप्शन सी यानी तीसरा और चौथा, शिक्षण को जो है मध्यम स्तर का रखना ताकि प्रतिभाशाली छात्रों को अधिक निराश ना लगे, अब और मंद बुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें जो कथन तीसरा और जो चौथा कथन है उन चीज़ों पे किसी अध्यापक को अमल करना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अध्यापक की, जाहिर सी बात है, अध्यापक की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है अपने विषय का गूढ़ ज्ञान रखना, अपने विषय में पारंगत होना। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात सही है? शिक्षक छात्र का संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन ए है, बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावपूर्ण तथा सम्मानपूर्ण और उदासीन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, बहुत अनौपचारिक होना चाहिए तथा निकट होना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है माँ बाप को अगर किन बातों के लिए प्रेरित किया जाए? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, अपने बच्चों के जो कार्य के निरीक्षण के लिए अगर माँ बाप को प्रेरित किया जाए तो छात्रों की जो शैक्षिक निष्पत्ति है उसमें सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा उसमें जो दूसरे ऑप्शन है, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसके बारे में चिंता ना करें, ये तो बिल्कुल ही अध्यापकों की भी शैक्षिक निष्पत्ति हो जाएगी, और बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें, ये भी संभव नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो, छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो।
तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, बार बार छात्र शिक्षक में वार्तालाप हो। कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें। बोलते हैं ना जिसको मतलब क्लास वर्क बोल देते हैं, मतलब उनको कुछ काम दे दो, कोई टास्क दे दो जिससे कि वो आपस में बातचीत ना करें या कोई उद्दंडता ना मचाएं, जिससे अनुशासन बना रहेगा कक्षा में। अगला जो प्रश्न है, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री वह है जो रंग बिरंगी और देखने में अच्छी हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो। वो क्या होगा? एक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री होगी। अगला प्रश्न है, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से विचार करना, ऑप्शन बी विश्वसनीयता, ऑप्शन सी आज्ञाकारिता, ऑप्शन डी परिश्रम। तो स्वतंत्र रूप से विचार करना, किसी भी चीज़ के बारे में फ्री होकर सोचना, ये छात्रों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो विद्यालय में जो है बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए ऑप्शन ए है, बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, और ऑप्शन बी है, विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए अनुकूल होना चाहिए, ऑप्शन सी है, बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा, विद्यालय का वातावरण बच्चों के लिए अनुकूल होना चाहिए, जिससे कि बच्चों का विद्यालय में मन लगे और उनकी बच्चों की रुचि को बढ़ाया जा सके। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार के गृह कार्य की संस्तुति करेंगे? मतलब जो आप होमवर्क देंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए? आइडियली कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक हो, किताबी या अरोचक हो, मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी हो, विस्तृत, उत्तेजक एवं स्वयं सीखने में सहायक हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, मनोरंजनात्मक हो, सरल भी हो और उपयोगी भी हो, जिसका कोई उपयोग भी हो। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो ऑप्शन ए पूर्णतया है, फिर ऑप्शन बी है सामान्यतया, ऑप्शन सी है आंशिक रूप से, ऑप्शन डी बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो है ऑप्शन ए, पूर्णतया। आपको जो है इस बात से सहमत होना चाहिए कि शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर जान लेना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो टास्क देने वाला हूँ बच्चों को, क्या बच्चे उस लायक हैं भी कि टास्क को कर पाएंगे या नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न है, बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन ए है, बच्चों के सामने छोटी मोटी समस्याएं रखी जाएं, या फिर बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, या फिर बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी जो ऑप्शन है वो जरूरी है कि ताकि आप बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकें। शिक्षण का आधार होना चाहिए, पाठ्यक्रम ये भी नहीं होना चाहिए, परीक्षा भी नहीं होनी चाहिए, अध्यापक की रुचि भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, पालक, जो छात्र है वो शिक्षण का आधार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, औपचारिक शिक्षण की क्या पहचान है? तो औपचारिक शिक्षण की पहचान है निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी, उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पाठ्य पुस्तकों के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, या फिर पाठ्य पुस्तकों की सहायता से सभी विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है, या फिर पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, या फिर अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। इसका जो सही आंसर है वह है पाठ्य पुस्तकों का ऑप्शन सी, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है? पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिन्हें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता है, छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के ब्यौरेवार उत्तर तैयार करना, या फिर छात्रों से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों की सूची तैयार करना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी भी अध्यापक को चाहिए कि वो जो आज कक्षा में जाके पढ़ाने वाला है उसका एक पृष्ठभूमि बना ले कि उसे निश्चित समय में कितना उसको पढ़ाना, 1 घंटे का अगर क्लास है तो 1 घंटे में उसे कितने टॉपिक, कितनी चीज़ें कवर करनी है, बच्चों को क्या क्या पढ़ाना है, उस 1 घंटे के अंतर्गत इस चीज़ को वो तैयार करके जाए। तो यह पाठ्य योजना का सबसे
यह पाठ्य योजना से तात्पर्य है। जिसको लेक्चर हम तैयार करना कहते हैं, लेक्चर तैयार करके जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध है। तो चिंतन स्तर से, स्मृति से, अवबोध स्तर से, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, चिंतन स्तर से। एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है। अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों को उलझा सकता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। रेफरेंस बुक्स हम जिनको कहते हैं, ये पढ़नी चाहिए, जिससे क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि होती है। अगला जो हमारा प्रश्न है, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावकों से शिकायत करना, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवाचारों का प्रयोग। नई नई चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। यदि छात्र एक विषय में कमज़ोर है तो आप उसे ट्यूशन पढ़ाने की सलाह देंगे, या फिर उसे परीक्षा के समय में सहायता करेंगे, या फिर उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, या फिर उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। तो ट्यूशन पढ़ाने की सलाह भी नहीं देंगे, उसे परीक्षा के लिए परीक्षा में सहायता भी नहीं करेंगे, उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें भी नहीं देंगे, क्योंकि ये तो अनफेयर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, उसे आप व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन है, आरटीई का संबंध निम्न में से किससे है? तो प्रारंभिक शिक्षा से। 6 से 12 साल के बच्चों के लिए यह राइट टू एजुकेशन का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि है, तो उसको ब्रेल लिपि कहते हैं, जिससे जो है जो नेत्रहीन जो छात्र होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड, उनके लिए जो लिपि का प्रयोग किया जाता है पढ़ाने के लिए, वो ब्रेल लिपि उसको कहते हैं। अधिकांश जो विद्यार्थी होते हैं, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं। जो मतलब किस प्रकार के टीचर की कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी खुश होते हैं? स्कूल में शिक्षकों का नेता हो, अनुशासन के मामले में सख्त हो, उनकी समस्याएं हल करता हो, या खेलकूद का प्रभारी हो। तो ऐसे जो अध्यापक होते हैं वो छात्रों को ज़्यादा पसंद होते हैं, जो उनकी समस्याओं को हल करते हैं, सुनते हैं और हल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व वह कक्षा में अनुशासन लागू करे, वह विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, वह विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाए, वह विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताए। तो जरूरी है कि वह विद्यार्थियों के साथ संवाद स्थापित करे, ताकि जो कक्षा हो वो एक अच्छी मतलब आउटपुट वाली क्लास बनकर आए, इसलिए इंटरैक्टिव सेशन। अगला प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा, प्रेम व स्नेहपूर्ण होगा, खींचपूर्ण होगा, क्रोधपूर्ण होगा, या उदासीनतापूर्ण होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रेम और स्नेहपूर्ण व्यवहार शिक्षक को रखना चाहिए दिव्यांग बच्चों के साथ। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, आकर्षक रूप से सजी हुई, या चित्रों से भरी हुई, या फिर रोचक उदाहरणों से भरी हुई, या फिर त्रुटियों से रहित। तो त्रुटियों से रहित इसका उपयुक्त प्रश्न उत्तर होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जो छात्र पढ़ने में कुछ कमजोर हों उनके प्रति आपका दृष्टिकोण होगा। तो जो छात्र कमजोर होते हैं उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? अध्यापक के तौर पर सहानुभूति व सहायता का होना चाहिए आपका दृष्टिकोण। अगला जो प्रश्न है वह है, कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन हेतु अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद चाहता है, तो आप क्या करेंगे? कोई छात्र है जो आपसे चाहता है, माना कोई छात्र 12वीं में और चाहता है कि आप उसका मार्गदर्शन करें कि वो 12वीं के बाद किन विषयों का चयन करें, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थियों को बताएंगे कि वह आपका काम नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसे व्यवहारिक सलाह एजेंसी से सलाह लेने को कहेंगे, ये भी तो ठीक नहीं रहेगा। ऑप्शन सी है, उसे इस संबंध में अपने माता पिता से बात करने को कहेंगे। तो माता पिता से तो वो किसी भी समय बात कर सकता है, आपसे क्यों पूछेगा फिर? तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह विद्यार्थी के लक्ष्य को चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे तथा उसे कुछ विकल्पों से परिचित कराएंगे। तो एक अध्यापक को चाहिए कि वह छात्र को लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करे, और फिर उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है उन विकल्पों से उसको परिचित कराएंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, आप उसकी समस्या को समझना चाहेंगे।
अगला प्रश्न है, गृह कार्य को प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। इससे छात्र समय पर कार्य करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों व त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाता है। इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं हो पाता। तो इसका जो सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। इससे क्या होगा कि छात्रों में तात्कालिक अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करने का गुण विकसित हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली यह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता ना पड़े, या फिर ऑप्शन बी, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, ऑप्शन सी, छात्र अध्यापक से समस्या का समाधान करें, या फिर ऑप्शन डी, अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। प्रश्नोत्तर जो है वो इंटरैक्टिव सेशन जिसको हम कहते हैं प्रश्नोत्तर। तो अध्यापक छात्र अगर दोनों प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह शिक्षण की सबसे उत्तम प्रणाली होगी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामूहिक खेल कूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। ऑप्शन ए है, अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं, और शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशियों का विकास हो जाता है। तो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख लेते हैं बच्चे। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ाना है। ऑप्शन बी है, इससे समय की बचत होती है। ऑप्शन सी है, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है। और ऑप्शन डी है, इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो इसका जो सबसे उपयुक्त जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, इससे शिक्षण कार्य जो है अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाना। शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है, छात्रों में जिज्ञासा विकास करेंगे, या कक्षा में जोर से बोलेंगे, या फिर विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, या फिर भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो सबसे उपयुक्त जो कथन है वो है ऑप्शन ए, छात्रों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगला प्रश्न है, सीखने की सर्वोत्तम विधि क्या है। तो सीखने की सर्वोत्तम विधि है वार्तालाप विधि है, या फिर प्रदर्शन विधि है, या फिर भाषण विधि है, या फिर करके सीखने की विधि है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, करके सीखने की विधि, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जिसको हम कहते हैं, वो सीखने की सर्वोत्तम विधि है। अंतिम प्रश्न है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हों तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए उसे कक्षा से चले जाना। छात्र शिक्षण में रुचि ना ले रहे हो तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उसे कक्षा से चले जाना चाहिए, या फिर उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, या फिर उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, या फिर उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है सबसे उपयुक्त होगा, उसे अपने शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए। तो आज के जो हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के जो 50 प्रश्न थे वो इस प्रकार थे जो आप लोगों ने अभी देखा। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ काफ़ी मदद मिल गई होगी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं, उनका लेवल क्या होता है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा डीएलएड का प्रीवियस ईयर का अंतिम पार्ट 3। इससे पहले 2 पार्ट हम कवर करा चुके हैं, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं चैनल के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करबद्ध निवेदन है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा आने वाले उत्तराखंड में होने वाले जो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें, जिसके लिए कि सबसे महत्वपूर्ण जो परीक्षाओं में से एक है उत्तराखंड वन दरोगा, उसके लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही हैं। सिलेबस वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज और यूनिट वाइज जो है अच्छे कंटेंट के साथ लेक्चर फ्री प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड पेयजल निगम में जो सिविल की जो जेई की जो वैकेंसी आई है, 221 पद जो आए हैं, उनके लिए भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले आगे की वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।